नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पीटी 365 का जो अपडेटेड मटेरियल पार्ट 2 है, उसका नेक्स्ट टॉपिक। आप सभी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये वीडियो बनाई जा रही है तो इसके पीछे कोई लॉजिक है। देखो, अभी तक हमारी ये सारी बुकलेट्स कंप्लीट हो गई हैं। मई 2020 से जनवरी 2021 के बीच में आपका फरवरी 2021 अप्रैल 2021 भी कंप्लीट हो चुका है। मई 2021 से आपका जून 2021 का ही आपका अपडेटेड पार्ट 2 है और ये अपडेटेड 3 अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा इसको भी कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, टेस्ट सीरीज का मुझसे प्रॉमिस मत करवाइए, टेस्ट सीरीज की संभावनाएं बहुत कम है। अब हम चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक वो आपका अर्थव्यवस्था। हम सभी जानते हैं कि बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी राज्य शक्तिशाली नहीं बन सकता। जब कोई राज्य शक्तिशाली नहीं बन सकता तो अर्थव्यवस्था को बनाए रखना उस क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है। अब जो पहला टॉपिक है वो आपका राजकोषीय नीति। देखिए, हमारी दो नीतियां होती है। पहला होता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आपकी आरबीआई चलाता है, राजकोषीय नीति आपकी सरकार चलाती है। ठीक है, दोनों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वित्त की व्यवस्था को कैसे बैलेंस रखा जाए। पहला आता है आपका स्टेट फाइनेंस। अभी हाल ही में क्या हुआ, जब सुर्खियों में रहने का कारण मुख्य ये था कि सरकार ने क्या किया गया है कि आपके राज्य को जो पैसा दिया जाता है उसमें सहायता योजना की शुरुआत की गई है, और प्लस इसमें जो किसके लिए, पूंजीगत व्यय के लिए। हम सभी जानते हैं जब कोविड-19 आया तो राज्य तो वैसे ही देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं लगा सकते, और राज्यों के ऊपर क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन कम हुआ और केंद्र से ज़्यादा हिस्सा भी नहीं मिल पाया। तो राज्यों के लिए व्यवस्था ये की गई कि केंद्र क्या करेगा, राज्यों को पैसा उधार देगा। किसके लिए? अपने पूंजीगत व्यय को लगाने के लिए। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं बच्चों? एक ऐसा व्यय होता है जो कि आपका ऋण आपका नहीं होता है। ठीक है, ऋण पैदा नहीं करता है, ये होता है आपकी परिसंपत्ति का निर्माण करता है। जैसे कि आप कोई सरकार मतलब सड़क बनाना चाहते हैं, विद्यालय खुलवाना चाहते हैं, तो ये सब आपके पूंजीगत व्यय होते हैं। अब समझिए कि इसके बीच में संबंधित तथ्य में क्या क्या मिलने वाला। पहला बात तो ये मिलने वाली कि इस योजना के तहत आपको 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ब्याज मुक्त, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यदि इंटरेस्ट लगा दिया जाता तो वो आप सरकार से वो क्यों लेना चाहेंगे, आपके राज्य केंद्र से क्यों लेना चाहेंगे, इसका जवाब आगे आपको मिलने वाला है। ठीक है, करीबन इसमें इस बार 12,000 करोड़ की शुरुआत रखी गई है, लेकिन करीबन 15,000 करोड़ तक इनका टारगेट है, तो 3,000 करोड़ आने वाले समय में हो जाएगा। ठीक है, और 50 साल के लिए। अब दूसरी बात समझिए कि इससे क्या होगा कि यदि इनको पैसा मिल जाता है राज्यों को, जैसे उत्तर प्रदेश को सेंटर से मिल जाता है, तो उनके लिए जो पूंजीगत व्यय उनका जो होता है उस पर बनाए रखेंगे। प्लस इससे क्या होगा, रोजगार का सृजन होता है, प्लस जो एक अच्छा प्रभाव भी आता है, और साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक समृद्धि होती है वो उच्च बनी रहती है। कारण वही है कि यदि आप पैसा खर्च करोगे नहीं तो समृद्धि उच्च रहेगी कैसे, है ना। तो ये सब चीजें क्या है आपको देखने को मिलेंगी। अब हम देखिए आगे चलते हैं। आगे वाले पॉइंट में यह है कि बताया जा रहा है कि आपका जो सोर्सेस हैं, मतलब किसी राज्य के लिए वो कौन कौन से होते हैं, मतलब स्टेट मतलब कैसे कैसे पैसे को कलेक्ट करता है। पहला तो सबके लिए तरीका वही होता है जो आपका टैक्स होता है। टैक्स के साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो टैक्स से अलग होते हैं, और फिर क्या होता है आपके ग्रांट्स होते हैं, कुछ आपके अनुदान मिलते हैं। इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है बच्चों, शामिल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं जो आपका टैक्स कौन सा है। जैसे आपका खुद के लिए वो टैक्सेस होते हैं, ठीक है। कुछ आपके डिविडेंड्स प्रॉफिट्स में देखा जाता है, कुछ आपके कभी आपदा वगैरह आ गई तो इन सब से ग्रांट्स मिलते रहते हैं। एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे आप लोग सब टिक कर दोगे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन हो सकता है, टैक्सेस ऑन द कमोडिटी एंड सर्विस वो हो सकता है, टैक्सेस ऑन इन इनकम। ठीक है, टैक्सेस ऑन इनकम देखो ये जो है वास्तव में जो आपका आयकर है ये आपका केंद्र लगाता है, लेकिन क्या होता है जब केंद्र लगा भी लेता है तो उसमें भी उसको एक हिस्सेदारी मिलती है बच्चों। उसमें भी क्या होती है, एक हिस्सेदारी मिलती है। केंद्र भले ही लगाता है आयकर, लेकिन उसमें भी क्या होता है, राज्य को एक हिस्सेदारी मिलती है, क्योंकि केंद्र के नाम पे कलेक्ट होता है, अंत में राज्य उससे भी कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्य डायरेक्टली नहीं करता केंद्रीय है। अब समझिए कि यदि राज्य ऐसे पैसे खर्च करेंगे तो उनका महत्व क्या होगा। सबसे पहला महत्व तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं जो होने वाला है वो यही है कि आपका जो केंद्र होता है, क्या होता है, जो आपका केंद्र होता है ये आपका बहुत कम व्यय भी करे तो भी इसका करीबन केंद्र के मुकाबले राज्य ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। मतलब कोई राज्य सरकार की कोई योजना आती है और कोई केंद्र सरकार की योजना आती है तो संभावना यही देखी जाती है कि जो राज्य सरकार की योजना वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करेगी। दूसरी बात ये होता है कि जब राज्य क्या होते हैं, जब राज्यों को ऋण नहीं मिलता तो राज्य क्या करते हैं,
राज्य क्या करते हैं, पैसा उधार ले लेते हैं बैंकों से या फिर कुछ उस पब्लिक फंड से। जब ये उन जगह से पैसा उधार ले लेते हैं किसी भी कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस से, तो वहां पे क्या होता है कि वो ऋण किसके लिए आया था, किसी प्राइवेट कंपनी के लिए। ले किसने लिया, राज्य ने। तो देखो, राज्यों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग इन्वेस्ट कर भी देती हैं कंपनीज, जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है दे दो भाई, क्योंकि यहाँ पे पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन दिक्कत ये होती है, अब राज्य ऋण ले लेगा तो प्राइवेट कंपनियों को कहाँ पे पैसा मिलेगा, प्राइवेट कंपनियां ऋण नहीं कमा ले पाएंगे। तो यदि अब राज्यों को कोई वित्तीय सहायता मिलती है तो राज्य क्या लेंगे, कम ऋण लेंगे, और इससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रोथ करेगा। फिर क्या होता है, ऋण संबंधी पहली बात समझिए कि जब आप लगातार ऋण लेने लगते हो ना, ठीक है, लगातार ऋण लेते हो तो आपकी जो जीडीपी के साथ ऋण की क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। हाल ही में एक ऐसा कंट्री, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उस कंट्री में क्या हुआ कि करीबन 45% आपका क्या हो गया, ऋण हो गया है। करीबन आई थिंक कॉन्गो टाइप का कोई कंट्री है, ठीक है, ये आपका अफ्रीकन कंट्री, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। वहां पे ऋण इतना ज्यादा हो गया जीडीपी के मुकाबले कि उसकी कोई वैल्यूज खत्म होने लगी करेंसी की। प्लस एक बात समझिए कि जो आप ऋण क्यों ले रहे हो, कारण यही है क्योंकि आप राजस्व नहीं जुटा पा रहे हो। आपके अंदर जो राजस्व जुटाने की हिम्मत होनी चाहिए। अब आ जा रहा है कि राज्य वित्त से संबंधित कुछ मुद्दे कौन कौन से हैं राज्यों के सामने। हाँ, मैं एक ग्राफ जरा समझा देता हूँ। देखो, यदि हम बीते 5 सालों को देखें तो 5 सालों में आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे घटता बढ़ता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या, जो आपका डेप्ट है, ठीक है, आपके जीडीपी के परसेंटेज में जो आपका ऋण है वो आपका घटता बढ़ता रहा है, ठीक है। आप इसको क्या कर दोगे, समझा दोगे। यहां पे आप देखते हैं जो आपके राज्यों के वित्त से संबंधित मुद्दे कौन कौन से। पहला मुद्दा तो यही है कि राज्य क्या कर पा रहे हैं, अच्छे ढंग से कर का संग्रह नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके पास इनकम उनकी कम हो जाती है। दूसरी बात, जो आपका जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी में आपका 2020-21 में क्या हुआ बच्चों कि वहां पर आपका 2020-21 में क्या हुआ, कोरोना की आपकी सेकेंड वेव आती है, बहुत सारी चीजें फिर से बंद हो जाती हैं। जब चीजें बंद होती हैं तो वहां पे क्या होता है, काम नहीं होगा तो राज्यों को राजस्व मिलेगा कहाँ से, ठीक है। जीएसटी भी नहीं लग पाया तो केंद्र भी कहाँ से राजस्व दे पाएगा। तीसरी बात क्या है कि जो शेष और अधिभार दो चीजें होती हैं। देखो, जैसे मुझे शिक्षा के लिए पैसा कलेक्ट करना है तो मैं लगाऊंगा शिक्षा उपकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट कम पता होता है। अधिभार में टारगेट नहीं पता होता, पैसा खर्च कहाँ पे करना होता है, केवल कलेक्ट हो जाता है। ये टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, जैसे कि मुझे 10% शेष है तो उसका मतलब ये है कि यदि किसी 100 रुपए की वस्तु में 10 रुपए का टैक्स लगता है तो कितना हो गया, 10 रुपए हो गया, ठीक है। लेकिन इस पे जब 10 रुपए का आपका उपकर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 रुपए का 10% कितना हुआ, हो जाएगा 1 रुपए, ठीक है। तो 1 रुपए क्या हो गया, वहां का उपकर हो गया, ठीक है। उपकर में क्या होता है, टारगेट पता होता है, अधिभार में टारगेट पता नहीं होता है। करीबन आपके ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में आपकी राशियों की जो हिस्सेदारी है करीबन 32.4% हो गई। अब क्योंकि लगातार घटी है, मैं लगातार नहीं घटी, मतलब इस बार घटी है, कारण यही था, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, कारण बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, आपकी जब कोविड आया तो चीजें बहुत सारी बंद हुई, तो कहां से पैसा मिल पाता। और शेष और अधिभार केंद्र लगा सकते हैं, राज्य नहीं लगा सकते हैं, इस बात को आप जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ऋण पर बढ़ती निर्भरता। आप सभी जानते हैं जो राज्यों द्वारा अपने कुल व्यय का करीबन 20% की पूर्ति आपकी ऋण के माध्यम से हो रही है। मतलब आज का जो राज्य है वो अपने ऋण के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होने लगे हैं। यदि और आरबीआई ने इसके लिए आगाह भी किया, कुछ राज्य तो ऐसे, यदि पंजाब वगैरह देखा जाए तो वो 45% तक अपने मतलब जो अपने व्यय की पूर्ति ऋणों के द्वारा कर रहे हैं, जो कि एक चैलेंज हो रहा है। कोविड-19 को ध्यान रखते हुए राज्य में वित्त सुधार करने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए गए। पहला उपाय बच्चों ये किया गया कि जो आपका जीएसडीपी है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको बढ़ा के करीबन 5% कर दिया गया। पहले आपका 3% था। देखो, एक बात समझना कि 5% से, देखो लेकिन इसमें एक बात है कि आपने 3% ही है, मतलब क्या होता है कि जो राज्य होते हैं वो केंद्र से उधार ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब उधार लेते हो कितना ले सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने बोला 5% तक ले सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका 0.5% तक, इतना तो आप किसी भी शर्त के बिना ले सकते हो, लेकिन आपको 1.5% जो एक्स्ट्रा लोगे उसके लिए 4 शर्तें रखी गई हैं, और चारों शर्तें याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो 4 शर्त कौन सी है कि राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करेगा,
दूसरी बात यहाँ पे लागू करेगा कि आपका इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। तीसरी बात याद रखिएगा, जो उसका विद्युत वितरण का क्या किया गया, सुधार किया गया। चौथा, जो आपका 15वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों को क्या किया जा रहा है, अमल किया जा रहा है। फिर हम आ जाते हैं कि आपके आरबीआई के उपाय कौन कौन से हैं। आरबीआई ने और भी उपाय किए हैं। राज्य सरकारों के लिए आरबीआई ने कहा है, राज्य सरकारों ने क्या किया है, आरबीआई के लिए आरबीआई ने क्या उपाय किए हैं, जरा इस बात को देखिए। यहां पे क्या किया गया है, जो ओवरड्राफ्ट की जो क्या होती है सुविधा की कुछ छूट दी गई है। ओवरड्राफ्ट की जो मतलब इसके लिए जो दिनों की संख्या है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। प्लस एक बहुत अच्छी से न्यूज में रहता है कि समाचार पत्रों में रहने वाला वेस एंड मीन्स एडवांस क्या है। कुल मिला के याद रखना है, जो आपके जो राज्यों की जो मतलब अंत में जब बजट तैयार किया जाता है, जो उसमें घाटे की व्यवस्था होती है, वो इसके द्वारा की जाती है। अभी के लिए इतना याद रखना। अब आ जाते हैं जो आपके किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अभी आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, आप परेशान मत होइए जब मौद्रीकरण में जाओगे। यहाँ पे क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी, अनुरूपों के तहत भी राज्यों को क्या किया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। अब आ जाता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डिफिसिट। एक बात समझना कि मोनेटाइजेशन होता क्या है। मोनेटाइजेशन को बारे सबसे पहले समझिए कि सुर्खियों में रहने का कारण ये था कि अभी यहाँ पे जब सेकेंड वेव आई तो कुछ राज्यों ने कहा और भारत ने भी कि कुछ लोगों ने भी सुझाव दिया आरबीआई को कि उसे घाटे का मौद्रीकरण करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने कहा कि देखो अभी हम विचार करेंगे क्योंकि संभावना है कि हम ना करें। जरा देखते हैं कि वर्तमान में घाटे के हालात क्या है। घाटे का हालात क्या है, देखिए दो घाटे होते हैं, एक होता है राजकोषीय घाटा, एक होता है राजस्व घाटा। मेनली देखा जाता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा करीबन आपका क्या हो गया, 2021-22 के लिए आपने कितना किया, 6.8% तय किया, जबकि आपका 2020-21 में कितना था, 9.3 था। ये वही हालात है जिसमें आपने 3% की जो सीमा थी उसको क्या किया, वायलेट किया। और देखेंगे कि इसने कैसे वायलेट किया। प्लस इस चीज को देखिए, जो आपका व्यय में हुई वृद्धि और कोविड-19 से जो आपके स्लो डाउन के कारण आपका जो कर संग्रह नहीं हो पा रहा है, पैसा कलेक्ट हो नहीं पाया, सिस्टम बेहतर हो नहीं पाया, मंदी का दौर आ सकता है कोविड के समय। तो इस जगह अब व्यवस्था हो रही है कि जो आपका राजकोषीय घाटा है उसको कैसे उसका वित्त पोषण किया जाए। सबसे पहले समझिए कि राजकोषीय घाटा, यदि घाटा होता क्या है, जब व्यक्ति के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और उसकी आय कम होती है। ये व्यक्ति के क्षेत्र में भी होता है और राज्य के क्षेत्र में भी होता है। यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है, मतलब पूरे भारत देश की बात की जा रही है। जरा देखते हैं आपका राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे होता है। जब आपके सामने घाटा आता है, पहला आपका जो वित्त पोषण होता है वो आप क्या करते हो, किसी के लिए बिल जारी करते हो। देखो कुछ आपके होते हैं, बोला जाता है कि कॉल मनी जो बिल होता है वो आपका एक दिन के लिए होता है। फिर आपका नोटिस मनी, देखो नाम इसलिए बता देता हूं, ये आपका 2 से 14 दिन के लिए होता है। फिर होते हैं आपके ट्रेजरी बिल, ये आपके 14 दिनों से लेके 1 वर्ष की सीमा के अंदर अंदर होते हैं। ठीक है, जो ट्रेजरी बिल जैसे चीजों को जारी किया जाता है और उससे क्या किया जाता है, हम की सरकार क्या करेगी, बिल जारी करेगी इस सिक्योरिटी, और उसके बदले में लोग उनको रुपए उधार देंगे। ठीक है, अब ऐसी उधारी आपकी आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है। दूसरा आपका राजस्व घाटा कैसे किया जा सकता है, पूरा आप टैक्सेस बढ़ा दो। अभी आप 3% लेते थे, हम 4% लेंगे, तो आपके पास पैसा कलेक्शन ज्यादा आएगा, अपने घाटे को पूरा करोगे। प्लस होता है मौद्रीकरण। मौद्रीकरण क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। देखिए यहां पे क्या होता है, जो आपका अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण में क्या होता है कि आपके 2 मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में क्या होती है, जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे बॉन्ड हो गए, चीजें, ये सब क्या होती है, आरबीआई क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, और वो आरबीआई पहले में क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी सरकार की तरफ से जारी करता है। ठीक है, यहाँ पे एक पत्र गया, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का, सपोज दैट 100 रुपए का गया, सपोज दैट, बहुत कम अमाउंट समझो, 100 रुपए का गया। तो जब ये सेकंड में ही मार्केट में आएगा तो आरबीआई क्या करेगा, 100 रुपए देके इस पत्र को क्या खरीद लेगा। आरबीआई जारी करता, आरबीआई खरीदता है, इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण। लेकिन प्रत्यक्ष मौद्रीकरण में क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी मार्केट में ही जारी किया जाता है, खरीद लिया जाता है। एक बात को और समझिए, जो आपका प्राइमरी मार्केट होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नए नोटों की छपाई की जाती है। क्या होती है, नई नोटों की छपाई की जाती है, जो आपका प्रत्यक्ष मौद्रीकरण में। अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण में भी इन्होंने बोला कि नए नोटों की छपाई की जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा डाउट में है, पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया।
लेकिन याद रखना है प्रत्यक्ष मौद्रीकरण में क्या होता है, नए नोटों की छपाई होती है, इनडायरेक्टली वो क्या होते हैं, नोट सीधे आपके मार्केट में आ जाते हैं। घाटे का मौद्रीकरण के बारे में वही बात है, मैं आपको बता चुका हूं, यही पूरी लैंग्वेज लिखी गई है। जब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटी जारी की जाती है और आरबीआई खरीद लेता है वापस नए नोट छाप के, तो इसको हेलीकॉप्टर मनी भी कहा जाता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, घाटे का मौद्रीकरण किया कैसे गया। तो सबसे पहले समझिए कि आपका 1991 के बाद जब आपका उदारवादी जब नीति लाई जाती है, तो बोला गया कि 1997 के पहले पहले क्या करता था, आरबीआई पूरा करता था, मतलब नोटों की छपाई करता था और सरकार को दे देता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, ये सब चीजें आपकी क्या होती थी, चलती थी। ठीक है, जो आपकी एडहॉक ट्रेजरी बिल वगैरह जारी किए जाते थे। लेकिन 1997 से 2006 के बीच में भी उसने क्या किया, उसके बाद एडहॉक ट्रेजरी बिल तो बंद कर दी, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से भी बिल जारी होते रहे, जो कि बाद में एक समस्या का कारण बने। और अंत में 2008 में हमने इस बात को माना गया कि हम आरबीआई से मुद्रीकरण खत्म करेंगे और हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट लेके आए। इसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई निकालेगा, लेकिन याद रखना कि आरबीआई नहीं खरीदेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके इस पीरियड में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं निकल रही थी, लेकिन वो सिक्योरिटी आरबीआई नहीं खरीदेगा, दूसरे लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आरबीआई के द्वारा जो वित्त प्रबंधन था वो खत्म किया गया। फिर हमने 2018 में एक पॉइंट को नोट किया गया, एस्केप क्लॉज। यह आ सकता है कि समाचार पत्रों में रहने वाला बचाव खंड गया है। यह आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 से, जिसके तहत बताया गया कि कुछ ऐसी समस्या बन जाए जैसे कि आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध की स्थिति या फिर राष्ट्रीय आपदा, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि आपको पैसे को क्या होना कि आपको उस चीज को आपको बचना है, तो आपको निश्चित तौर पे आपका घाटा बढ़ेगा, तो उस चीज से संबंधित है। अब आ जा रहा है कि प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के पीछे कारण कौन कौन से, क्या आरबीआई को नई मुद्रा छाप के मार्केट में डालनी चाहिए। तो पहली बात याद है कि आरबीआई नई मुद्रा छाप के मार्केट में नहीं डालता है। आरबीआई कुछ नहीं करता, उतने आप लोग हर नोट का एक नंबर होता है ना, उतने नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में नंबर बढ़ा देता है, लेकिन वही बात हो जाती। तो अब आ जाता है कि क्या प्रत्यक्ष मुद्रीकरण में आरबीआई को बनाना चाहिए। पहला कारण यह है कि जो वर्तमान हालात आपके गवर्नमेंट के हैं, उसकी समस्याओं का समाधान देखो पैसे से होगा और पैसे की व्यवस्था आपको करनी होगी। दूसरी आपकी क्या हो रही है कि जब पैसा लोगों तक पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का मतलब वही है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो उस जगह क्या होता है, आपका डेवलपमेंट और तेजी से होता है। तीसरा क्या होगा कि वर्तमान हालात है, जो आपकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी, वो कम हो सकती है, उसको बेहतर करना है। प्लस चौथा क्या आपका तरलता पाश में क्या किया जा रहा है, अब आपके जब मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण ब्याज दर में कटौती संभव नहीं है, तब आपका प्रत्यक्ष मुद्रीकरण आपका क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। प्लस आपकी निम्न ब्याज दर बनाए रखना भी एक कारण बनेगा। जब याद रखिए, जब नोटों की छपाई से क्या होता है कि पर्याप्त मुद्रा आ जाएगी मार्केट में, तो उस जगह क्या होता है, ब्याज बढ़ता नहीं बच्चों, ब्याज घटता है। ठीक है, वो तो जब अलग मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के जरिए, जब मौद्रिक नीति के जरिए ब्याज बढ़ाया जाता है ताकि मुद्रास्फीति कंट्रोल हो। लेकिन वर्तमान हालात मुद्रास्फीति की नहीं, वर्तमान हालात आपकी मंदी के हैं। आपने दिवाली में देखा होगा कि लोगों ने कहा कि लोग मार्केट इसलिए नहीं आ रहे कि खरीदना नहीं चाहते या कोरोना है, वास्तव में उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब ये सब चीजें क्या हो जाती है। प्लस आपने क्या होता है कि जो अभी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये उनको भी आपको जो आपके ऋण लेने की या सरकार को ऋण लेने की जो आपकी क्षमताएं होती हैं, वो बनी रहती हैं। अब आ जाते हैं कि यदि आपका प्रत्यक्ष मुद्रीकरण होता है तो उससे घाटा क्या है। हम सभी जानते हैं, पहला तो आएगा कि जैसे ही मार्केट में पैसा आएगा, आपकी मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बूम करेगी। कैसे, जैसे कि एक चॉकलेट है 10 रुपए की है, यदि इसको खरीदने वाले 100 लोग हैं, सभी लोगों को 100 रुपए दे दिया जाए, 100 लोगों को 100 रुपए दे दिया जाए, अपने मन से इसकी कीमत 110 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि सबके पास पैसा आएगा तो निश्चित तौर पे आपकी जो मुद्रास्फीति है वो क्या जाएगी, बढ़ेगी। दूसरी बात क्या होता है बच्चों, महंगाई को, ये सब चीजों को देखना आपका आरबीआई का काम होता है। ठीक है, हर समय आप लोग यदि सरकार के घाटे को पूरा करेगा आरबीआई, तो आरबीआई की जो उसकी मौद्रिक नीति होती है, खुद की जो, देखो दो नीतियां होती हैं, एक होती है राजकोषीय नीति जो सरकार की होती है, एक होती है मौद्रिक नीति जो होती है आरबीआई की। आरबीआई देखता है कि यार किस तरीके से आपकी ब्याज दर वगैरह ये होनी चाहिए, लेकिन जब राजकोषीय नीति के जरिए आरबीआई को फोर्स किया जाएगा कि तुम पैसा दो, जिससे उसकी आरबीआई की जो मतलब अधिकार है उस पर भी तो सवाल उठेगा। प्लस यदि
पैसा दे दिया जाता है तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आपकी जो तो क्या होगा, जो आरबीआई की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठेंगे। प्लस ये राजकोषीय नीति का आपका प्रभुत्व स्थापित होने की बात आ जाएगी। और हर साल आप क्या करते हो, 3% का आप अपना टारगेट रखते हो कि हम इससे ज्यादा राजकोषीय घाटा नहीं होने देंगे, और कई बार आपने इसको क्या किया है, इसकी सीमा को पार किया है। और ऐसा नहीं है कि इस बार पार हुआ है, हमेशा कई बार पार हो चुका है। प्लस जो आपकी तरलता और चल निधि की वृद्धि से आपकी क्या हो जाती है, आपकी बहुत सारी नीतियां आप प्रभावी हो जाती हैं। प्लस इससे क्या होता है, जब आपकी मुद्रा बहुत ज्यादा आ जाती है तो उसका अवमूल्यन भी हो जाता है आपकी मांग आपूर्ति के आधार पे। दूसरा टॉपिक आने वाला है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। कहानी कुल मिला के समझिए इसको, G7 कंट्रीज के द्वारा आपके 15% को आपका टैक्स रखा गया। इस स्लैब याद रखना कि कोई भी पूछ सकता है, सीधे स्लैब पूछी जा सकती है, कितना परसेंट है, 15%। कहानी क्या है, जरा इस बात को समझिए कि आपके वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के बारे में अंदर पूरी कहानी ले जाऊं, दो बातें बताना चाहता हूं कि बहुत सारी कंपनी जैसे गूगल वगैरह ये सब क्या करती हैं, ये क्या करती है अपने टैक्स को बचाने के लिए ये लोग क्या करती हैं, ऐसी जगह से रजिस्टर्ड होती है जहां पे टैक्स कम लगता है, जैसे कि पनामा। वहां पे जाके अपने हेडक्वार्टर को बनाती हैं और भारत जैसे देशों में अपना सामान बेचती हैं और ये बोलती हैं कि देखो भाई हमने वहां पे पैसा देना है क्योंकि हम वहां पे रजिस्टर्ड है, और वो वहां पे क्या करती हैं, पैसा देती हैं। दूसरी समस्या ये बन जाती है कि जो करीबन आप जितना भी पैसा आप दे रहे होते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने बोला अच्छा, उन्होंने बोला वहां पे कितना लगता है, उन्होंने कहा वहां पे 6% लगता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम 6% दोगे, 15 में से 6% गए, कितना बचा आपका, 15 में से 6% 9% इंडिया में दोगे, ठीक है। तो एक प्रकार से जो आपका वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर क्या है, एक प्रकार से एक डिफरेंस है उन चीजों का कि 15% माइनस जितना आप उस देश में दे रहे हो, ठीक है। इसी चीज को बताया गया है कि जो आपकी करारोपण संबंधी जो चुनौतियां हैं उनका क्या करना है, समाधान करना है। और जहां पे टैक्स हेवन वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहां पे वो अपनी कंपनी से अपने आप को स्थापित करते हैं, ठीक है, वो ऐसी समस्याओं को क्या करना है, बचना है। और इस एक प्रकार से देखा जाए कि आपका आरोपित होने वाला जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है एमएनसी, वो क्या है कि आपका अतिरिक्त कर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वैश्विक न्यूनतम कर को कैसे लागू किया जाता है, यही कहानी बताई गई है कि कोई एक देश ए है जहाँ पे किसी कंपनी का मुख्यालय है, यदि वहां पे क्या होता है कि आपका 11% क्या होता है, टैक्स लगता है, ठीक है, क्या होता है 11% टैक्स लगता है। तो यहाँ पे बी देश से वो क्या करता है, आय कमाता है, तो वो कंपनी आपको करीबन यहाँ पे 4% देगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, 15% आपका क्या किया गया, ये सब रखा गया। एक बात आती है कि G7 कंट्री का जब रिसेंटली में एक होता है कार्विस वे कहां पर है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम में है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये रखी गई कि हम कोवैक्स को क्या देंगे, आपको अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों तक वैक्सीन मिल सके। प्लस इसमें बात रखी गई बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। हो सकता है कि B3W कई बार हम लोग अपने क्विज में पूछ भी चुके हैं, ये क्या है आपका B3W, कुल मिला के समझना। एक प्रकार से क्या करना है, $40 ट्रिलियन की क्या करना है, एक व्यवस्था करवानी है, और $40 ट्रिलियन से क्या करना है, आपको वो पैसे को कलेक्ट करके उन विकासशील और अविकसित देशों को क्या करना है, प्रोवाइड करना है, जो इस समय महामारी के समय जूझ रहे हैं। कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि यदि चाइना प्रोवाइड करता है ना पैसा, तो चाइना क्या करता है कि उनसे आपकी संपत्ति को क्या करता है, हड़प लेता है, यदि वो पैसा चुका नहीं पाते हैं। अभी आपको बहुत अच्छा देखने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से अभी एक देश है, ठीक है, मैसिडोनिया, वहां पे किस तरीके से उन्होंने, चाइना ने चीजों को हड़पा, किस तरीके से भी श्रीलंका में हड़पा। तभी रीजन यही कि बहुत सारे देश आपकी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो आपकी उससे चाइना की उससे क्या हो रहा है, हट रहे हैं। अब आ जा रहा है कि इससे इसके प्रभाव क्या होंगे। पहली बात, यदि भारत पर इसके संभावित प्रभाव क्या होंगे, कोई खास प्रभाव नहीं होगा। पहला प्रभाव तो ये होगा कि जो भारत में जो निगम कर है, वो उसकी न्यूनतम दर पहले से क्या है, अधिक है, करीबन 15% से हम पहले अधिक ले रहे हैं। भारत में बताया गया है कि जो तो होगा ये कि यहां पे क्या होता है, भारत में क्या होता है, 15% आपकी टैक्स से स्लैब से पहले जाता है। लेकिन भारत ने इस बात की घोषणा की है, कोई यदि नई आपकी कंपनी लगती है, विनिर्माण कंपनी, तो उसमें से हम 15% लेंगे, और आपकी पुरानी जो आपकी
कंपनियां चल रही हैं उन पे भी उनका टैक्स कम किया जाएगा, वो करीबन आपका क्या किया जाएगा 22% किया जाएगा। ठीक है, तो नई के लिए कितना 15% है, वैसे कितना 22% है। ये सब चीजें हैं, प्लस एक कॉन्सेप्ट आता है बेस इरोजन ऑफ प्रॉफिट शिफ्टिंग, जो आपका OECD का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? OECD का कॉन्सेप्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आजकल कंपनीज क्या करती हैं, अपने मुख्यालय को ऐसी जगह बनाती है जहां कि उनका इन सब चीजों से वो क्या कर सके, बच सके। अब आ जाता है आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एक बार समझना कि कोई कंपनी है, ये जापान की है, भारत में क्या करती है, अपना क्षेत्र बनाती है, तो दोनों जगह उनको टैक्स से कैसे छुटकारा दिया जा सके, तब वहां पे क्या होता है, ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं। और लेकिन भारत को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो ये देखा गया कि भारत ने 3 काम किए, 15%, 22% प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड बेस इरोजिंग, और प्लस एक आपका DTAA। अब आ जा रहा है कि आपका वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर की आवश्यकता क्या है, मतलब क्यों न्यूनतम कॉर्पोरेट दर को लाना चाहिए। पहली बात आएगी कि आपकी एक रूपता आएगी। एक रूपता का आने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। एक रूपता आने का मतलब ये होगा कि एक आपकी क्या होगी, प्रतिस्पर्धा क्या लेगी, जन्म लेगी। दूसरी बात है आपकी जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं उन पे क्या किया जाएगा, रोक लगेगा। कि जरूरी नहीं है कि लोग पनामा जैसी कंट्री पे अपने सेंटर बनाएं, क्योंकि उनको 15% तो देना ही है। प्लस यहाँ पे क्या हो सकेगा कि जो आपकी महामारी से लड़ने के लिए जो अतिरिक्त पैसे की जरूरत है वो पैसा भी पूरा हो सकेगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा कि आपके जब कंट्रीज में ज्यादा पैसा कलेक्ट होगा तो वो अपने अनुसंधान इन सब चीजों पे क्या कर सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। यहाँ पे आपकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे कर लगाने की जो अनुमति दी गई है, ठीक है, उन्हीं के तरह समान होगी। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे कर वो कंट्रीज क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे भारत ने एक कर लगाया था इक्वलाइजेशन लेवी, अभी आप इस चीज को देखोगे लेकिन अभी वो समय नहीं है। पहले एक बात को समझिए कि इक्वलाइजेशन लेवी है क्या, कुल मिला के याद रखना 2016 में लगाया गया था। पहली बार लगाया गया था कि जितनी भी आपकी बड़ी कंपनीज को गूगल टैक्स भी कहा जाता है, कि जो कंपनीज 1 लाख रुपए से ज्यादा, 1 लाख रुपए से ज्यादा यदि वो विज्ञापन में कमा रही हैं तो उनको करीबन आपका 6% रुपए आपको देना होगा। फिर दूसरा आपकी ई कॉमर्स कंपनी पे आया था। ई कॉमर्स कंपनी में यह है कि जो भी आपके लाभ हो रहा है उसको आपको क्या देना होगा, 2% देना होगा। ये भी 2020 में आया। अब आ जाते हैं हम लोग रिसेंटली आपका जो OECD है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, याद रखिए OECD बिल्कुल विकसित देशों का समूह है। अभी OECD और या फिर G20 या फिर नहीं, मतलब दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों ने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे या लगाया। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को इन्होंने सबसे पहले आगाह किया था। तो यहाँ पे वही बात है कि कर से बचने के लिए कंपनियां क्या होती हैं, ऐसे देश में जाके अपना हेडक्वार्टर बनाती हैं जहां पे उनका क्या होता है, आपका पैसा क्या हो सके, कम से कम क्या हो, आपका खर्च हो। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर एक जो नया पॉइंट है वो आ जाता है आपका स्तंभ, आपका पिलर 1 और पिलर 2 में। यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, आपके जो वैश्विक न्यूनतम जो आपके प्रॉफिट को कैसे किया जाए, जरा इस बात को समझिए। पिलर 1 में इस बात को रखा गया है कि आपकी डिजिटल जो आपकी कंपनियां हैं, जो डिजिटल कंपनियां हैं, उनके ऊपर कितना आपका टैक्स लगना चाहिए, वो कितना देंगी। और दूसरी बात यह है कि आपको कम से कम आपको एक वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर को भुगतान करने को क्या किया गया, सुनिश्चित किया गया। अब हम आ जाते हैं आपकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या है, जरा इस बात को समझिए। आयकर विभाग के द्वारा बताया गया है कि कुछ ऐसी हम शर्तें रखते हैं कि हम बताएंगे कि उसकी जो उपस्थिति है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि यदि कोई भी जिसका राजस्व 2 करोड़ रुपए से अधिक का क्या करता है, वो लेन देन करता है वस्तु सेवा संपत्ति का, या फिर किसी के पास करीबन 3 लाख से ज्यादा क्या उपयोग करता है, वो दोनों हमारे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम ऐसी कैटेगरी रख देते हैं तो उनके लिए हम अलग से अपने रूल्स वगैरह बनाते हैं। प्लस यहाँ पे रखा गया तो समकारी लेवी को बता चुका हूँ 6% और 2% वाला सीन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, इस बात को समझिए कि आपके ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवसाय पे जो बात की जा रही थी, कारण यही था कि आपकी बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो इंटरनेट के जरिए जुड़ती हैं, उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है लेकिन पैसा खूब कमा रही हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं 1 मिनट। हाँ, फिर हम लोग आ जाते हैं, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका भारत में जबकि विदेशी संस्थाओं के व्यावसायिक संबंधों की स्थापना हेतु आपका फाइनेंस एक्ट 2018 भी प्रस्तुत किया गया था। ये चीज याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब आते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी।
और समझिए आपकी जो बैंकिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इस बात को लेके देखिए बैंकिंग का काम क्या होता है, लोगों के अंदर सेविंग की क्षमता रखना प्लस बढ़ाना प्लस लोगों को क्या देना, उधार देना। एक बात और बात याद रखिए, जो बैंकिंग के साथ साथ कुछ आपकी नॉन बैंकिंग की भी कंपनीज होती हैं जो कि आपके बड़े घरानों को पैसा देती हैं। दूसरा क्या होता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो आपकी आरबीआई लाता है, और राजकोषीय होती है जो आपकी सरकार लाती है। अभी बात आ रही है आपकी माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन की। सबसे पहले समझिए कि आरबीआई ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जरा समझते हैं आपके माइक्रो फाइनेंस कि आपके कौन से जो आपकी छोटी छोटी उधारी होती है वो आपको कैसे मिल सकती है। बिल्कुल आसान तरीका होता है कि आप किसी भी पब्लिक शेड्यूल बैंक में जा सकते हो, प्लस आपके जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, आपके रीजनल रूरल बैंक हो गए, आपके कुछ आपके सहकारी बैंक होते हैं, कुछ आपकी कभी कभी एनबीएफसी भी देते हैं, प्लस आपके एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके सूक्ष्म ऋण होता है, उसकी विशेषता कौन कौन सी होती है। पहली बात याद है कि अल्प मात्रा में होती है, ये नहीं होते करोड़ों में होते हैं, ये कुछ आपके लाखों में होते हैं, आपके हजारों में होते हैं। इसके लिए आपको कोई जमानत रखने की जरूरत नहीं होती है, आप ऋण लेने के लिए जाते हो। प्लस ये आपके जो निम्न आय वाले लोग होते हैं उनको क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। प्लस आपके जो पुनर्भुगतान के आपके विकल्प भी उपलब्ध कराता है सुविधा अनुसार, जैसे कि आपकी मासिक किस्त हो जाती है, तिमाही किस्त हो गई, छमाही किस्त हो गई। अब देखिए जो आपका सूक्ष्म वित्त के बारे में है, क्या सूक्ष्म वित्त की जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि यदि सूक्ष्म वित्त दिया जाता है तो जो उधार करता होता है, ठीक है, आय सृजन गतिविधियों को प्रारंभ कर आपके वो निर्धन मुक्त हो सकते हैं। आपकी जो उनको यदि आसानी से पैसा मिल जाता है, कोई डेयरी वाला है, कोई पैसा अपनी ठेले लगाना चाहता है, ठीक है, तो उसको यदि पैसा दे दिया जाता है तो उधार करता क्या हो जाता है, ऐसी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। जरा देखते हैं भारत में जो आपके सूक्ष्म वित्त के वर्तमान हालात क्या हैं। देखिए हालांकि आपके सूक्ष्म वित्त को लेकर भारत का जो अनुभव रहा है वो अभी तक भारत ने आपके बैंकों का ही उपयोग किया गया, जिसमें आपके स्वयं सहायता समूह हो गए, आपके एनजीओस हो गए, उन सबको क्या की गए, दिया गया। और ऐसी आपकी 1992 में एक शुरुआत भी की गई थी, करीबन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कुल ऋण के साथ करीबन 100 लाख से अधिक आपके सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को क्या किया गया, वित्त पोषण किया गया आपके इस प्रोग्राम के तहत। प्लस हमने क्या किया गया, नाबार्ड के साथ हमने आपके इन सब सूक्ष्म वित्त की क्या की गई, शुरुआत की गई। अब देखिए सूक्ष्म वित्त का उद्देश्य क्या होता है, आपका वित्तीय समावेशन का मतलब होता है सभी को वित्तीय धारा में लाना, कि उनके अंदर भी सेविंग की हालत आ सके, उनकी भी बैंकिंग गतिविधियां बढ़ सके। प्लस आपकी परिसंपत्ति का निर्माण होगा, महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा, निर्धनता से मुक्ति हो सकेगी। प्लस हमारे जो मानव संसाधन को क्या बनाया जा सकेगा, उत्पादक बनाया जा सकेगा। अब देखते हैं विवरण और इसकी जो पृष्ठभूमि क्या है। पिछले 2 दशकों में देखा जाए तो सूक्ष्म वित्त में अच्छी खासी वृद्धि हुई। करीबन हमने आपके 10 करोड़ से ज़्यादा आपके लोगों को, ऐसे आपके निधन आबादी को सेवाएं दी जा रही हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि अभी भी कुछ आपके ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं जो अभी भी मतलब पूर्वाग्रह से युक्त हैं, जैसे कि ये बहुत बड़े लोगों को पैसा देते हैं, यदि छोटों को पैसा देते हैं तो उससे ही पैसा, मतलब एक बार से पारदर्शिता की वहाँ पे कमी आती है। और ये ऐसा आपको देखने को मिला आपके 2010 में आंध्र प्रदेश के समय, ठीक है। अब इसके लिए आपकी बहुत सारी कमेटी भी बनाई गई, जैसे आपकी YH मालेगाम। प्लीज़ ऐसी समितियों को याद रखना, मैंने अलग से इसको हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो ऐसे जब ऐसी समितियां बनी तो उसके आधार पे क्या किया गया, तो आरबीआई ने आपकी एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसको बोला जाता था आपकी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 2011 में व्यापक दिशा निर्देश की शुरुआत की गई। इसमें रखा गया कि ये ऐसी कंपनीज होंगी आपकी एनबीएफसी जो कि जमा स्वीकार नहीं करेंगी। क्या करेंगे बच्चों, ये आपकी जमा स्वीकार नहीं करेंगी। प्लस उन्होंने बात को रखा गया कि इनकी एक नेट वर्थ भी होगी, और नेट वर्थ कितनी होगी, 5 करोड़ और 2 करोड़ होगी आपके जो पूर्वोत्तर और जो आपके क्षेत्र है। प्लस उन्होंने बोला कि कुछ इनको अपनी जितनी भी आपकी संपत्ति होगी करीबन 85% उनकी क्वालिफाइंग एसेट्स में होगी, ठीक है, ताकि ये डूबे ना। प्लस और भी इनके लिए व्यवस्था की गई। तो आरबीआई ने जब ऐसी व्यवस्थाएं प्रस्तुत की तो यहाँ पे एक आप ग्राफ देखोगे तो जो आपका वर्तमान हालात हैं, तो उसमें जो आपका जो पूर्व और जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आपको ये सब व्यवस्था की जा रही है, आपकी ऐसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई। और भी ये सब ग्राफ हल्का फुल्का आप देखते चला करिए सेल्फी। देखिए जब एनपीआई मतलब जो आपके सूक्ष्म वित्त आपके जो संस्थान होते हैं उनके वर्तमान हालात क्या है, प्रस्तावित कौन से दिशा निर्देश हैं इनको मत पढ़िए, क्योंकि मेंस के लिए होता तो पढ़ा देता, लेकिन आपका प्रीलिम्स के लिए तो इतना याद रखिए, यदि उसकी वार्षिक आय, ठीक है, यदि किसी भी व्यक्ति जो उधार करता है
ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उधार लेने जा रहा है, यदि वो गांव में रहता है तो उसकी 1.25 लाख, और यदि वो शहर और अर्ध शहर में रहता है ब्लॉक स्तर पे तो उसकी 2 लाख। इतने से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्लस उसकी जो ऋण ग्रस्तता है वो कभी 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें लेकिन 2 ऋणों को छोड़ दिया जाता है, एक चिकित्सा ऋण को, एक आपके शिक्षा ऋण को, ठीक है। प्लस आपके जो ऋणों की प्रकृति कैसे होती है, ये आपकी जमानत और आपकी क्या होती है, ऋण मुक्त होती है, ठीक है। यदि आपको समय से पहले आपको दे दिया जाता है तो आपको कोई भी अर्थदंड नहीं लगाया जाता है। प्लस आपकी जो ऋणों की संख्या, ऋण राशि और अवधि बताया जाता है कि किस प्रकार से आप पैसा जमा कर सकते हैं 24 महीने में, ठीक है। मतलब बहुत सारी आपकी अवधियां भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। आपकी त्रिमासिक किस्त चाहिए, 3 महीनों में किस्त चाहिए, 1 महीने में किस्त चाहिए। प्लस आपकी जो पुनः भुगतान करने वाली अवधि होती है, जैसे आपकी साप्ताहिक, 5, 6 मासिक, ऐसी भी आपकी क्षमताएं क्या दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये सब चीज़ें आपके रखी जाती हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, आपकी जो वो लोग ऋण देते हैं, जो आपकी ऋणों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो एक साथ 2 आपकी एनबीएफसी से पैसा नहीं ले सकता, ठीक है, सूक्ष्म ऋण। प्लस इस बात में रखा जाता है कि करीबन आपका जितना भी ऋण है उसका 50% खर्चा कहाँ पे होगा, आय सृजन करने वाली गतिविधियों में होगा, ठीक है। तो ऐसी आपकी शर्तें रखी जाती हैं। अब आ जाते हैं आपके सूक्ष्म ऋणों का मूल निर्धारण। देखिए, सूक्ष्म ऋणों का मूल निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे आपका ब्याज होगा, कैसे होगी, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे निर्धारण किया जाता है। प्लस यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बात और समझना, जो आपके गैर लाभकारी कंपनियों को भी कुछ ऐसे छूट दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा क्या किया गया, सिस्टम तैयार किया गया। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, ऐसे ही आपसे एक फॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा जिसको आप सही कर दोगे, परेशान ना होइए। अब हो जाता है आपका आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। हम सभी जानते हैं आरबीआई क्या करता है, जब उसके पास पैसा अधिक आ जाता है तो उसको एक लिमिट के बाद उसको सरकार को देना होता है, ठीक है। वही उसका क्या होता है, सरप्लस होता है, वही उसका क्या होता है, लाभ होता है। जरा देखिए, सुर्खियों में रहने का कारण क्या था, जो आपका केंद्र सरकार को क्या दिया गया, अधिशेष। अधिशेष मतलब क्या होता है, जब उसका एक लिमिट के बाद जब पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है, उसी पैसे को क्या होना होता है, उसका अंतरण की मजबूरी दी गई। एक मंजूरी दी गई। जरा देखते हैं कि आरबीआई पैसा कमाता कैसे है। आरबीआई पैसा कमाता बहुत तरीके से है। जैसे उसका जो आरबीआई कमाता है, आपके जब उसको ब्याज मिलता है, जैसे कि आपने देखा होगा रेपो रेट के समय, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों में आप जानते होंगे कैसे उसको पैसा मिलता है, ठीक है। और कभी कभी उसको ब्याज देना भी पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी देखिए, उसकी जो अन्य उसकी आय भी हो जाती है घरेलू स्तर पे, प्लस विदेशी स्रोतों से भी उसकी लाभ कमाता है। लेकिन उसका व्यय कैसे होता है, उसको कंटिजेंसी फंड में पैसा रखना होता है, प्लस उसको परिसंपत्ति विकास निधि में पैसा रखना होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, जो आपका कंटिजेंसी आपका फंड होता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोष होता है, पहले नंबर का बड़ा कोष ये होता है। तो यहाँ पे उस पैसे को रखा जाता है कि अचानक कोई ऐसी व्यवस्था, कोई समस्या आ गई तो पैसे को क्या किया जाए, दिया जा सके। याद रखिए, नोटों को छपाई में भी तो पैसा खर्च होता है, प्लस आपकी जो एजेंसी चल रही है वहाँ पे पैसा खर्च होता है, कर्मचारियों की लागत में पैसा खर्च होता है। तो देखिए, नोटों की छपाई में याद रखिए, जब नोट छपते हैं ना, तो आरबीआई की कोई आय का सृजन नहीं होता है, उल्टा आरबीआई का व्यय होता है नोट छापने में, ठीक है। अब समझिए कि आरबीआई का कुल व्यय उसकी कुल निविल ब्याज आय का करीबन 1/7 हिस्सा है। करीबन आपका यदि वो 7 रुपये कमाता है तो 1 ही रुपये उसका खर्च हो रहा है, करीबन आपका 6 रुपये क्या हो रहा है, इस तरीके से अधिशेष में जा रहा है। आरबीआई क्या करता है, सरकार को क्या करता है, अंतरण कैसे करता है, जरा इस बात को समझिए। इस पॉइंट को याद रखना कि आरबीआई पे क्या होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि अंत में जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होता है आरबीआई सरकार को दे देता है, तो इस प्रकार से इनकम टैक्स लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। आरबीआई कितना पैसा सरकार को दे, इसको लेके बहुत सारी समितियां बन चुकी हैं। जो आपकी रिसेंटली समिति बनी थी वो आपकी भीमत जालान समिति थी, उसके पहले सुब्रमण्यम उषा थोरात आपके मालीग्राम समिति बन चुकी है। मालीग्राम समिति आपकी उसके लिए भी बनी थी जो आपकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे, जो अभी मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया था। जब ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई तो वहां पे आपकी जो भीमत जालान समिति बनी थी उसने एक पॉइंट को रखा था, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इसके तहत बताया गया था कि आरबीआई किस तरीके से पैसे को आपकी दोनों निधियों में रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई आपका अपनी जो कंटिजेंसी फंड है वहां पे आपका अनलिमिटेड पैसा रखे, ठीक है। तो आरबीआई कैसे रखेगा, इन दोनों चीज़ों में इस बात को समझिए। आरबीआई का जो पहला फंड है कंटिजेंसी फंड में, वो करीबन 6.5 से आपका 5.5% ही पैसा रख सकता है, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये फिर आ जाता है आपका करेंसी एंड
गोल्ड रेवेन्यू अकाउंट में भी यदि आपको पैसा रखना है वो आपका 25% रहेगा। इतना पैसा, ठीक है, इस पैसे को रखा जाएगा ताकि आपकी कुछ, इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो आप पैसा क्या करोगे, सरकार को दोगे। अब सवाल आ जाता है कि अभी आरबीआई के क्या हुआ, अधिशेष क्यों तेजी से बढ़ा, आरबीआई को लाभ क्यों हुआ। पहली बात तो समझिए कि आरबीआई ने अपने बफर को न्यूनतम स्तर पर रखा। कितना रखा, 5.5 रखा। यदि 6.5 भी रख देता तो भी आपका क्या होता, अधिशेष आपका ज़्यादा खर्च होता। प्लस हमने आपके विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हुई, वृद्धि हुई। प्लस एक टर्म यूज किया जाता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है, इसमें अब किया जाता है आपके जब दीर्घकालिक आपका रेपो रेट आपका परिचालित किया जाता है तब इस पॉइंट को कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका 10%, जैसे कि आपका इसमें क्या होता है कि एक लंबे समय के लिए, अभी इसकी शुरुआत की गई है 2022 तकरीबन 3 वर्ष से हो जाता है, 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में आप क्या कर देते हो, रेपो रेट क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि इसके बाद क्या कर देते हो, इतना आपका फिक्स होता है, इसके बाद आप क्या करोगे, हम ना पैसा बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, आप उतना पैसा आरबीआई से उधार ले सकते हैं बस। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऐसे भी आपको आरबीआई को क्या होता है, ज़्यादा घटाना बढ़ाना नहीं पड़ता है, और आरबीआई को क्या होता है, आपको पैसा क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। फिर आ जाता है आपका पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। हम सभी जानते हैं एक आपका नया टॉपिक आपको मिलने वाला है, वो आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे अभी एक आपकी सिफारिश लागू की गई है, उस सिफारिश को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरा इस बात को समझिए कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। कुछ आपके ऐसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां पे आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों इससे क्या हो सकते हैं, सूचीबद्ध हो सकते हैं और यहां से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यहां पे है कि इस पैसे का उपयोग आप किसी अपनी कंपनी के लिए नहीं किया जाता है, जो समाज में इंपैक्ट डालते हैं ऐसे व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। वर्तमान हालात ये है, जो आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये पैसा जो समाज पे बेहतर प्रभाव डालने के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे संस्थान ये पैसा कलेक्ट कैसा करते हैं, ये कई लोग इनको दान दे देते हैं या फिर सीएसआर के थ्रू। लेकिन क्या हो यदि ये लोग भी अपने किसी स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ सकें और उस पैसा कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो और बाद में इससे क्या होता है कि जो भी इसके प्रॉफिट्स होते हैं बाद में उन लोगों को वापस किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक बात समझिए कि मुझे एक जगह बहुत अच्छे से नल लगवाने हैं, ठीक है, नल लगवाने ताकि लोग वहां पे आके पानी पी सके। मैंने इससे सपोज दैट एक शौचालय तैयार करवाना है, तो टॉयलेट्स बहुत सारे तैयार करवाने, ऐसी अवसंरचना के लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने आप को लगाऊंगा, मैं पैसा कलेक्ट करूंगा, मैं टॉयलेट्स लगवाऊंगा, बाद में उसी से कमा के वापस उनको दूंगा। इस प्रकार से समाज में एक अच्छा प्रभाव भी आया। इसमें आपकी अपनी कमाई नहीं थी, मेनली आपने समाज पे ज़्यादा प्रभाव डालने की बात की गई। इसी चीज़ से बताया गया कि किस प्रकार से आप क्या करोगे, पैसा इन्वेस्ट करवाओगे यहाँ पर और किस प्रकार से रेज होगे और सोशल एंटरप्राइजेस शुरू होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपने टॉपिक समझने की कोशिश की, ठीक है। और इस समय बहुत सारे देशों में बहुत बेहतर हो रहा है, भारत में इस समय इतने अच्छे हालात नहीं है। अब आ जा रहा है आपके श्रम और रोजगार और विकास और उद्यमिता। भारत में क्या है, बेरोजगारी करीबन 7.11% तक आपके 3 दशकों में सबसे उच्चतम स्तर पे है। जरा देखते हैं बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं। हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, कौशल विकास की कमी, जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। वित्त सत्तात्मक सत्ता इस बात को सोचती है कि महिलाएं काम करने योग्य नहीं है। आपकी अपर्याप्त आपका विकास है। आर्थिक मंदी का समय आ जा रहा है। हम लोग उन उद्योगों में काम आपका ध्यान नहीं दे रहे जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं, जैसे चमड़ा, वस्त्र। हमारा जो आपकी कृषि में आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है कि आपको 3 लोगों की ज़रूरत है लेकिन आप 4 लोगों को लगाए हो। जो एक बंदा है उसकी वास्तव में आपकी जो सीमांत है, उत्पादकता है, एक प्रकार से 0 है। अब आ जाते हैं सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए इस तरह बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लाया गया, प्लस हमने आपके महिला जनधन अकाउंट में करीबन 500 रुपये दिए गए, प्लस हमने आपका जो MG नरेगा, जो आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके तहत भी हमने पैसे को बजट बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। एक बात याद रखना है, MG नरेगा एक अधिकार है जो आपको रोजगार दे पाने का। प्लस हमने आपकी गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाए गए। हमने बेरोजगारी भत्ते पे जो आपकी अटल बीमित कल्याण योजना थी उससे 50% तक किया गया। इस योजना के तहत बच्चों क्या होता है, यदि आप किसी जगह काम करते हो और अचानक आपका काम छूट जाता है, आप घर बैठ जाते हो कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए सरकार क्या करती है, आपको कुछ आपका अमाउंट देती है ताकि आप वहाँ पे क्या कर सको, तब तक अपना घर वगैरह चला सको, अपने काम को कंटिन्यू कर सको। लेकिन इसका उपयोग शायद एक ही बार किया जा सकता है, एक बार से ज़्यादा नहीं। प्लस फिर आ जाता है कि प्रत्येक के लिए करीबन आपके 12% तक हमने
आपका जो EPF होता है उसमें व्यवस्था की गई, प्लस राज्यों द्वारा आपका घोषित राय उपाय की भी क्या की गई है, व्यवस्था की गई। अब आ जाता है आपका ऑनलाइन जो आपकी रोजगार सेवाएं भी शुरुआत की गई, जैसे आपका नेशनल करियर सर्विस में आप जाके वहां से जुड़ सकते हैं। ऐसी आपकी व्यवस्था देखने को मिलती है। अब चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आपका एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि के लिए समझिए अभी हाल ही में आपकी फर्टिलाइजर आपकी सब्सिडी को क्या किया गया, बढ़ाया गया है, ठीक है। करीबन जब देखिए एक बात समझिए, यदि किसी भी चीज में जैसे कोई आपकी 100 रुपए है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सब्सिडी यदि बढ़ा दी जाती है, करीबन यहाँ पे मैं 80 रुपए की सब्सिडी दूं तो ये इसकी मार्केट वैल्यू 20 रुपए हो जाएगी। लेकिन समस्या ये होगी जब ये 20 रुपए हो जाएगी ना, तो लोग इस चीज का क्या करने लगेंगे, कालाबाजारी करने लगे, क्योंकि इसकी जो मार्केट प्राइस है 100 रुपए है, लेकिन सरकार ने इसको सस्ता करके 20 रुपए कर दिया। लेकिन ये अमाउंट तो लिमिटेड है ना, ये अनलिमिटेड तो है नहीं जो आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज क्या है, ये आपकी महंगी है। तो अब आप यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों में जो आपको फर्क नजर ही आएगा कि जब भी सब्सिडी ज्यादा बढ़ती है ना, फायदा तो होता है जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, एक सामान्य मूल्य ला के रख दिया कि गरीब भी इस चीज को खरीद सके। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पर एक समस्या ये जन्म लेने लगती है कि यहाँ पे इनकी जो क्या होती है, काला बाजारी बढ़ने लगती है, ठीक है। अब समझिए कि भारत में उर्वरकों की स्थिति क्या है। भारत में जो उर्वरकों की स्थिति है इसको 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला होता है आपका नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। देखो पहले से यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन और फॉस्फेट और पोटेशियम बेस, वैसे आप इसको याद मत रखिए, अभी मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू बताऊंगा बहुत सिंपल सा, लेकिन बस इस पॉइंट को स्किप करते साथ बस आप इतना समझिए कि उत्पादन के मामले में विश्व में 3 नंबर में, उपभोग के मामले में 2 नंबर पे क्या है, ये आपकी उर्वरक इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। प्लस इसकी जो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि भी देखने को मिल रही है भारत में। मेनली आपके जो उर्वरक होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं यदि आपकी सब्सिडी दी जाती है, उर्वरक सब्सिडी, ठीक है। उर्वरक को वैसे डिजाइन तो 2 प्रकार से किया जाता है, नाइट्रोजन युक्त या फिर पोटेशियम या फिर फास्फोरस युक्त, पोटासिक, ठीक है। ये 2 श्रेणी होती है। लेकिन जब इनको सब्सिडी दी जाती है तब वहां पे एक अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसमें 2 श्रेणियां यूज होती हैं। पहली आपकी उर्वरक होते हैं जो आपकी यूरिया होता है, दूसरा होता है गैर यूरिया। गैर यूरिया में जो आपकी सब्सिडी दी जाती है वो आपकी दी जाती है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनको टारगेट करके आपकी क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका MRP तय करने की क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम MRP को क्या किया जाता है, मुक्त रखा जाता है, ठीक है। उर्वरक विनिर्माता विपणनकर्ता को उचित दर पे आपकी MRP क्या करते हैं, रखते हैं। वहाँ पे जो मार्केट रेटेड प्राइस होता है उसको क्या किया जाता है, ये लोग फिक्स करते हैं। लेकिन जो आपकी यूरिया वाली आपकी जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो आपकी होती, ये आपके वो प्रोडक्ट होते हैं जो उसमें शामिल नहीं होता है, जो मेनली यूरिया है। तो यूरिया को क्या किया जाता है, अधिसूचित मूल्य में रखा जाता है और उसी में आपको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यहाँ पे बात को रखा गया है, यहाँ पे 2018 से पहले क्या होता था कि आपके जो यूरिया थे वहाँ पे क्या किया जाता था, 2018-19 ये सब हटाओ, ये सब फालतू चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यूरिया को पहले क्या किया जाता था, यहाँ पे सब्सिडी दी जाती थी, फिर दूसरी सब्सिडी, पहले सब्सिडी दी गई आपकी जो यूरिया बना रहे थे कि शायद यूरिया सस्ती हो जाए, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने देखा कि कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला जहाँ कंपनी जिस दुकानों से लोग खरीदते हैं ना किसान, वहाँ पे हम सब्सिडी देंगे। फिर बाद में उसने बोला कि हम ये भी नहीं देंगे, हम सीधे किसान को पैसा देंगे। आप 100 रुपये का आपका डिब्बा मिलता है, 100 रुपये का खरीद के लाइए, बाद में हम 80 रुपये हम आपके क्या कर देंगे, अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से चोर बाजारी भी क्या होगी, कम होगी। अब देखिए यूरिया के उपयोग के विशिष्ट मुद्दे कौन कौन से हैं। पहली बात समझिए कि इसको सबसे ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। भौतिक रूप से क्या होता है, सर्वाधिक आपके नियंत्रित उर्वरक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है इस फर्टिलाइजर को। प्लस ये एक उत्पाद एक मूल सिद्धांत पे आधारित है कि मतलब यदि कोई सब्सिडी मिल जाती है तो गरीब आदमी भी उस चीज़ को क्या कर सकेगा, खरीद सकेगा। हमने अभी देखिए सुर्खियों में रहने का कारण ये था, 2015 में हम लोग एक आपकी न्यू यूरिया पॉलिसी भी लेके आए थे, किस तरीके से हमने यूरिया की व्यवस्था की जाएगी। प्लस हमने नीम लेपित यूरिया की भी शुरुआत की गई थी, ताकि आपके जो यदि यूरिया में नीम मिला दी जाती है तो वो घुलने की जो उसकी क्षमता होती है वो धीमे धीमे कम होती है, जल्दी वो घुलती नहीं है, तो वो हमें ज़्यादा क्या देती है, बेनिफिट देती है। प्लस हमने गैस पूलिंग की व्यवस्था की ताकि आपके प्राकृतिक गैस प्लांट में प्रोवाइड की जा सके, ताकि उनकी जो यूरिया उत्पादन में बढ़ावा मिल सके। प्लस हमने जो सॉइल हेल्थ कार्ड थी इसकी भी शुरुआत की गई, जिसमें
एक बात की जाती है एनपीके, यहाँ पे आता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड में टोटल आपके 12 मापदंड होते हैं। पोषक तत्व में याद रखिए यहाँ पे आपका पीएच भी होता है, विद्युत चालकता भी होती है, जैविक आवरण भी होता है। देखिए मृदा की आर्द्रता यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी आ जाए मृदा की आर्द्रता होती है, नहीं, मृदा की आर्द्रता इसमें शामिल नहीं होती है। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, 12 आपके क्या होते हैं, मापदंड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको जो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ वो ये है कि इसके कुछ आपके एग्जाम्पल भी हैं एनपीके में। जैसे आपका जो यूरिया है वो आपका मेनली आपका क्या है, नाइट्रोजन बेस्ड आपका क्या प्रोडक्ट है। एक बात को समझिए, जो पोटेशियम उर्वरक है इसको हम पूरी तरह से आयात करते हैं। क्या करते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। और जो आपका इस तरीके से आप लोग लूसेंट वगैरह एक बार देख लोगे उर्वरक वाला कॉन्सेप्ट, तो ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे कोशिश मैंने यही की गई कि करंट में जितने भी मुद्दे हैं वो सब आपको क्या किए जाए, कंप्लीट किए जाए। फिर क्या किया गया, चावल में आपको उर्वरक नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए जीन की पहचान की जाएगी, ताकि आपका बेहतर आपका क्या किया जा सके, कम से कम उर्वरकों का उपयोग किया जा सके। क्योंकि उर्वरक का ज़्यादा उपयोग करने का पहला घाटा तुम्हारा वित्तीय हालात भी बेकार होते हैं। दूसरी बात ये दिक्कत होने लगती है कि जब आप ज़्यादा उर्वरक यूज करते हो ना, तो उससे जो मशीन जो आपकी ज़मीन होती है वो क्या होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में क्या है कि विगत वर्ष की तुलना में करीबन 18% की अभी क्या दी गई कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है। याद रखिए आपका यदि कृषि, इसके पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, 18% की क्या की गई है, पिछले वर्ष की तुलना में क्या की वृद्धि देखने को मिली है। भारत 1991 बाद क्या है, नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं होता कि भारत बिल्कुल भी किसी वाला कोई भी पदार्थ आयात नहीं करता है, लेकिन भारत जितना निर्यात करता है उससे कम आयात करता है, मतलब निर्यात जाता है आयात की तुलना में, तभी इसको नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। प्लस आपकी संपूर्ण कृषि निर्यात वार्षिक की आपकी विश्व कृषि में व्यापार में हिस्सेदारी करीबन 2.5% से कुछ ही अधिक है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो यदि निर्यात भारत कितना करता है, 2.5% ही करता है। भारत में जो भारत की ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है वो होता है आपका यूएसए में, आपका सऊदी अरब में। और निर्यात होने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आपके समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, ये सब बीफ वगैरह। याद है कि सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, एक्सपोर्ट आपका चावल होता है, फिर आपका होता है आपका समुद्री उत्पाद, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए। भारत वर्तमान में चावल को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, ठीक है। यहाँ पे इस बात को और समझिए कि आपके रसायनों के लिए आपके बहुत सारे हमने मापदंड भी लगाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कभी आ जाएगी समाचार पत्रों में रहने वाले ट्राइसाइक्लोजॉल, ब्रोफोफेजिन, ये सब क्या है आपके, ये आपके वहीं आपके कीटनाशक हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे क्या की जा रही है, रोक लगाई जा रही है। प्लस हम नए बाज़ारों की खोज कर रहे हैं ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे बिक सकें। प्लस हमने कोविड-19 के जो अवसर थे उस समय भी आपके बासमती चावल के निर्यात में तीव्रता से वृद्धि की, ठीक है। और के लिए हमने जो आपकी थाईलैंड और जो वियतनाम जो अभी भी की तो तुलना में हमारी जो कम कीमत थी चावल की, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। जैविक उत्पादों की मांग में अभी वृद्धि को देखने को मिला, तो करीब 51% से अधिक वृद्धि आपको देखने को मिल रही है इस वर्ष में। अब एक बात समझना कि यदि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक सिस्टम की शुरुआत की गई थी, जो आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर पुणे था। इसके जो आपका पहला आपका सेंटर था, ये आपका नाबार्ड और महाराष्ट्र के सहयोग से चला जा रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, ताकि यहाँ पे आपके वो हर संभावना को तलाश करना जिससे आपको निर्यात बढ़ावा दिया जा सके। अब आ जाता है आपका एग्री स्टेक। एग्री स्टेक का कुल मिला के याद रखना कि किसान अधिकारों ने और जो डिजिटल अधिकार वाले जो लोग हैं उन्होंने इसका क्या किया है, विरोध किया है। सबसे पहले समझिए एग्री स्टेक है क्या। एग्री स्टेक एक प्रकार का डेटाबेस है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाएगा, जैसे किसानों से संबंधित उनके आधार वगैरह को, प्लस आपका जो फार्म स्टेक है, खेत कहाँ पे है, उनकी फसल कौन सी, इन सब चीज़ों को। और इन सब चीज़ों को जब कलेक्ट किया जाए तो लोगों में एक सवाल ये आएगा कि सरकार ऐसा तो नहीं हमारे जो निजी जीवन को क्या देगी, दखल देगी, और क्या वो गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल कर पाएगी। प्लस इस डेटा को राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उन सब के साथ क्या किया जाएगा, करीबन आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ पे हो सकेगा, जो आपकी बहुत सारी फसल बीमा योजनाएं चल रही है आपकी प्रधानमंत्री, तो इन सब योजनाओं को क्या किया जा सकेगा, काम किया जा सकेगा। प्लस इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो नीति आयोग ने रखा था, ठीक है। और ये सब चीज़ें में प्रस्तावित की जा रही है, अभी इसका विरोध भी किया जा रहा है। एग्री स्टेक क्या होगा, एक प्रकार से समझिए आपका केंद्रीकृत आपका किसान डेटाबेस तैयार करने की भी सरकार इसके अलावा बात कर रही है, ताकि आपका जो
विशिष्ट रूप से उन भूमि की पहचान की जा सके, उनको यूनिक आईडी दी जा सके ताकि उनकी मदद की जा सके। कृषि के डिजिटलीकरण को लेकर आपकी बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। पहला हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका बुवाई ऐप भी रखा गया है, जिसके तहत आपको तिथि बताई जाती है कि इस तिथि तक आपको बुवाई कर लेनी चाहिए। प्लस हमने किसान सुविधा बताई गई है, किस तरीके से किसानों को मौसम, डीलर, आपके उर्वरक, वर्तमान उनके पैसे, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। अहम एप्लीकेशन ये क्या है कि यहाँ पे किसान पोर्टल में पंजीकरण हुए बिना आप सीधे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। फार्मोपीडिया एक आपका एंड्रॉइड ऐप है जो आपके गुजरात ग्रामीण किसानों का है। फिर हमने क्या किया गया कि आपका फसल बीमा ऐप की शुरुआत की गई है। शेतकरी मासिक ऐप ये क्या है, एक आपका बिना इंटरनेट के क्या होता है, ये आपकी पत्रिका को पढ़ सकता है। प्लस एग्री मार्केट ऐप भी शुरुआत की गई है कि यह डिवाइस आपके 50 किलोमीटर में उपस्थित जितने भी आपके फसल मूल्य होंगे उनको बताएगा। प्लस हमने पूसा कृषि ऐप की भी शुरुआत की गई है विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है, जो आपका डिजिटलाइजेशन है एग्रीकल्चर का, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आ जाता है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है बच्चों? बागवानी होता है। बागवानी क्या होता है? एक आपका ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे आपकी सब्जी, फल, इन सब चीज़ों को उगाया जाता है। इससे संबंधित तथ्य क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो राष्ट्रीय जो आपका बागवानी मिशन है, जो आपका इसी के तहत जो आपका प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये आपका केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम मतलब 100% आपका सेंटर पैसा देगा, और जो आपका राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है इसको क्या करेगा, चलाएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये आपके जो एकीकृत और बाजार की जो अगुवाई वाले विकास है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, और इसके तहत अच्छा खासा पैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, एक है आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जो आपका MIDH है, ये आपका केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जा रहा है बच्चों, आपकी केंद्र और राज्य दोनों सरकार से पैसा मिलाएंगी। ठीक है, इसमें आपकी उन प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाएगा ताकि आपकी जो बागवानी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ आपकी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन में एक चीज याद रखना, इसमें आपके 2 राज्य शामिल नहीं है, पूर्वोत्तर और आपके जो हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, इनके लिए अलग से सेपरेट मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि हो सकता है जब आप वहाँ पे क्वेश्चन टिक करने जाओ तो वहाँ पे आप गलत कराओ। ठीक है, वो आ जाए कि सभी राज्यों के लिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 राज्यों को अलग किया गया, जो हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में। वर्तमान में आपके जो बागवानी के बारे में समझिए, बागवानी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। फूल भी शामिल होते हैं, मसाले भी शामिल होते हैं, चटनी, सब्जियां, फल, ये सब क्या होती है, शामिल होती हैं। ये उच्च मूल्य वाली आपकी फसलें होती हैं, अच्छा खासा इनसे फायदा भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको ना केवल फायदा होता है जबकि हमें बहुत सारे काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपकी जो कृषि जलवायु दशाओं को भी बेहतर किया जा सकता है। और भारत ने बहुत जगह, वैसे तो आपका चीन आपका नंबर 1 में रहता है बागवानी में, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके प्रोडक्ट हैं जैसे आपका केला हो गया, आम हो गया, भिंडी हो गया। ठीक है, लाइस भिंडी, इन सब में क्या होता है, आपका भारत क्या होता है, पहला रहता है। भारत के यदि कुल बागवानी उत्पादन में यदि देखा जाए तो मेनली आपकी हिस्सेदारी आपकी फल और सब्जी की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को देखा। अब आ जाता है आपका कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन आपका कॉटन 2040 इनिशिएटिव्स के द्वारा अभी क्या किया गया है, एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें आपका वैश्विक स्तर पे भी बताया गया और भारत के स्तर पे भी बताया गया है कि किस प्रकार से आपके जो जलवायु परिवर्तन आपकी कपास के लिए एक समस्या पैदा हो सकता है। अब देखिए, पहला आपका जो निष्कर्ष निकाला गया वो आपका चरम मौसम घटनाओं के तहत आपका कपास क्या होता है, बहुत सुविध हो रहा है और ऊष्मीय दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है, और इस तरीके से और जो श्रम उत्पादकता में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले समझिए कि कपास होता कैसा है। कपास को लेकर 2020 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, वहां पे आपके यहाँ पे 210 दिन मेनली होते हैं, यहाँ पे 180 दिन लिखा है। देखिए, कपास क्या है, एक प्रकार से याद रखिए, जो आपकी खरीफ की फसल है ये काली मिट्टी पे क्या करती है, वृद्धि करती है। ये क्या करती है, करीबन 20 से 28% जो आपकी 20 से 28 डिग्री सेल्सियस में इसका उत्पादन होता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मेनली उत्पादन आपका जो महाराष्ट्र, गुजरात का जो क्षेत्र है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। कॉटन इंडस्ट्री के जो मुद्दे हैं, सबसे पहले समझिए, भारत विश्व में सबसे बड़ा आपका कपास उत्पादक है। ठीक है, और याद रखना, उपभोगकर्ता क्या है आपका, दूसरे नंबर का। उत्पादक कौन है, पहले नंबर का। उपभोगकर्ता क्या है, दूसरे नंबर का है। करीबन 38% आपके कपास क्षेत्र क्या होता है, भारत में पाया जाता है। ठीक है, कपास की बहुत सारी प्रजातियां हैं, 2 प्रजातियां याद रखना, गॉसिपियम और हर्वेसियम। ठीक है, इन 2 से मिलते जुलते नाम आ सकते हैं। तो प्रजातियां किसकी, कपास की हैं। आजीविका की बात की जाए तो करीबन कृषि के बाद आपका दूसरा ऐसा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है।
ठीक है, करीबन जीडीपी में 4% का इनका हिस्सा रहता है। निर्यात में भी अच्छी खासी इसकी क्या की जा रही है, भारत व्यवस्था कर रहा है। तो इस तरीके से आपने सेक्टर देखा। अब हम आ जाते हैं आपका इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात आ रही है आपकी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में समझिए। देखिए, आप कभी लोहे को लीजिए, लोहे में आप जैसे करंट फ्लो करते हैं तुरंत फ्लो हो जाता है। फिर आप लकड़ी को लीजिए, यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं, लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्रोडक्ट पाया जाता है, वो होता है आपका सेमीकंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर है, जैसे लोहा सीधे चालक है। ये आपका क्या है, कुचालक है, जैसे आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे लकड़ी हो गया। एक होता है सेमीकंडक्टर, जिससे आपका हो जाता है अर्धचालक। इसमें क्या होता है बच्चों, सीधे आपको क्या होता है, ये आपकी ऐसी व्यवस्था होती है जो आपकी सेमीकंडक्टर होती है। यहाँ पे आपका सीधे करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए आपकी सेमीकंडक्टर आपकी क्या हो रही है। यहाँ पे करंट फ्लो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से जो आपका जो सेमीकंडक्टर होता है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं। और वर्तमान हालात ये हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जो सेमीकंडक्टर है उसको क्या कराना है, $1 बिलियन अमेरिकी नकद प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। अर्धचालक के बारे में समझिए। आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये आपके ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जहाँ पे आपकी विद्युत के प्रवाह को प्रबंधित किया जाता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक अनिवार्य घटक भी है, जो आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम मेनली आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। लेकिन इनके साथ कुछ आपकी मिलावट की जाती है ताकि इनको और बेहतर किया जा सके। जब उनके साथ आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलाए जाते हैं तब उनको N प्रकार के, जब इनके साथ पोल्स, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपके N प्रकार का, जब आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन को कम किया जाता है तो वहाँ पे P प्रकार का होता है। मेनली यहाँ पे आपके पोल्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे समझिए आपके वर्तमान हालात आपके US के, साउथ कोरिया के, जापान के, ताइवान का प्रभुत्व है। और करीबन 47% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका टॉप में है। भारत इसमें बहुत पीछे है और अब व्यवस्था की जा रही है कि भारत भी इसमें अच्छा काम कर सके, तभी ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं लाई जा रही हैं। अब देखिए कि भारत इसको लेके क्यों आ रहा है। पहला रीजन तो यही है कि जो आपकी आपूर्ति श्रृंखला की जो निर्भरता है वो आपके बहुत सारे देशों पे डिपेंड है, इसको क्या करना, कम करना है। प्लस आपका जो विनिर्माणकर्ता की बात की जाए तो चीन के बाद दूसरे नंबर का विनिर्माता होने वाला है इस स्मार्टफोन का, है भी। तो इस तरीके से इतनी सारी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे आपके सामरिक लाभ भी हैं। आपको आयात में भी आपकी कमी आएगी, प्लस आपका ये जो नवाचार होगा उसमें क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। ये तो होगी सरकार की मदद की बात। क्या सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हैं जिसमें काम कर रही हैं। पहला आपका पॉलिसी जो आपके FDI को हमने क्या किया गया, 100% किया गया है। प्लस हमने जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आपको हमने 2012 में एक आपकी नीति भी लेके आए। प्लस हमने बहुत सारी योजनाओं के तहत उनको फ़ायदा भी देने की कोशिश की गई। प्लस हमने जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50% लागत आपकी ग्रीन के लिए और आपकी 75% लागत आपकी ब्राउन फील्ड के लिए हमने व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रीन क्या होती है, जो कोई नई कंपनी होती है, ब्राउन क्या होती है, जो वहीं पे कंपनी आपकी बनाई जाती है नई, ठीक है। अब आ जाता है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है बच्चों, कि खाना क्या होता है, जैसे कि आपका आलू है, आलू खराब हो जाता है, लेकिन जब हम आलू को हम लोग चिप्स बना दें, ये आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। हम लोग मैगी को बना दें, तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है बच्चों, फूड प्रोसेसिंग होता है, ताकि उसको दूसरे प्रोडक्ट में उसकी जो लाइफ होती है उसको बढ़ाया जाता है। देखो, पहली बात समझिए, जो आपका क्या है, ये आपका सनराइज क्षेत्र है। सनराइज क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र होता है जिनमें लगातार विकास हो रहा होता है और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, ठीक है। ये ना केवल रोजगार दे रहा, अच्छा खासा हिस्सा भी लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी वर्तमान इसके स्टेटस हैं, ये आपके फैक्ट्स हैं, जरा इनको सेल्फ देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो आपका फूड प्रोसेसिंग आपका है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि आपका ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है, आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की शुरुआत की गई थी आत्मनिर्भर भारत में। इसमें उन क्षेत्रों की पहचान किया जाता है जहाँ पे वो लोग उद्योग के जरिए उनको क्या किया जा सके, उनको पैसा दिया जा सके। वैश्विक खाद्य चैंपियन के तहत आपकी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी, ठीक है। तो इस तरीके से उनका वो बेहतर किया जा सके, 6 माह की अवधि के लिए लागू की जाएगी, ताकि उनके विनिर्माण ब्रांडिंग को बेहतर करने का एक मौका मिल सके। और ये इसके लिए बहुत सभी लोग, बहुत मैक्सिमम लोगों को इसको कैटेगरी में रखा गया है, चाहे आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हो, चाहे आपकी सहकारी समितियां हो, चाहे वो आपके अन्य क्षेत्र हो। ऐसा नहीं हो रहा कि आपके फूड प्रोसेसिंग को लेके पहले काम नहीं किया जा रहा है, पहले भी काम किया जा रहा है। हमने टॉप से टोटल पे पहुंच गए। टॉप में कि 2018 में आई थी, इसमें आपके 3 प्रोडक्ट है, लेकिन टोटल में अब क्या किया गया, सभी प्रोडक्टों को शामिल किया गया, सब्सिडी दी जा रही है। प्लस हमने संपदा योजना की शुरुआत की गई थी, बाद में इसका नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रखा गया।
प्लस हमने आपका प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना लेके आए, प्लस हम आपकी औपचारिक नीति भी लेके आए। ठीक है, वर्तमान में इस चीज को देखिए, जो आपकी संपदा योजना के तहत आपके है उसके मेगा फूड पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मेगा फूड पार्क किसके तहत है, आपके इसके तहत है। करीबन 42 मेगा फूड पार्क बनाने की बात की जा रही है। हमने इसी योजना के तहत हमने एक पॉइंट रखा गया था कि हम लोग जो आपके जो फ्रिज वगैरह होते हैं, जो आपके प्रशीतलक वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को शामिल किया। हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की शुरुआत की गई कि आपका प्रोडक्ट एक जगह कलेक्ट होगा फिर दूसरी जगह जाएगा। प्लस हमने आपकी जो सुरक्षा और गुणवत्ता को क्या दिया गया, आश्वासन दिया गया। अब आ जाता है कि भारत में आपका पर्यटक क्षेत्र के बारे में, मच्छर टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, भारत में आपका पर्यटन क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो पर्यटन मंत्रालय ने अभी इसको क्या किया गया, प्रमोट करने की बात की जा रही है, क्योंकि भारत में अच्छा खासा पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल में जो सबसे अच्छी बात होती है, अच्छे ढंग से रोजगार दे सकते हैं। आप यहाँ पे जाते हो, आपको टूरिस्ट गाइड मिल जाते हैं, आपको ऑटो चलाने वाले मिल जाते हैं, होटल मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई अलग से एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, आपको पर्यटन क्षेत्र में अच्छे खासे रोजगार मिल जाता है। यदि करीबन जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो 10वां स्थान भारत का है। ठीक है, रोजगार में करीबन 8% का ये रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि पर्यटन मंत्रालय के बारे में। पर्यटन मंत्रालय की शुरुआत तो आपको याद रखिए, कभी कभी इसको संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलाया गया है, कभी कभी हटाया भी गया है, तो इसलिए ज़्यादा इसको डाउट में मत रहना। यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय के बारे में इसकी जो आपकी राष्ट्रीय नीतियों को लागू करना है, इन सब चीज़ों का काम करना है। इसके 3 मेनली इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो आपका इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र ऐसा उपकरण है, याद रखना, गवर्नमेंट का, जो आपका पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत अधीन है। पर्यटन के प्रोत्साहन करने के लिए हाल ही में की गई कौन कौन सी पहले हैं, आपका ई वीजा, आपकी स्वदेश दर्शन योजना चलाई जा रही है। प्रसाद योजना भी चलाई गई थी। प्रसाद का फुल फॉर्म याद रखना, शायद आपका यूपी पीसीएस पूछे, प्री जुवेनाइल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, प्लस हमने अतुल्य भारत अभियान चलाया गया। उड़ान 3 योजनाओं के तहत उन क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश की गई जो अछूते थे। ठीक है, हमने बहुत जगह आपके निःशुल्क वीजा की शुरुआत की गई करीबन 5 लाख पर्यटकों के लिए, ताकि वैश्विक महामारी के समय ताकि हम इसको चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, लोगों को शामिल किया जा सके। अब आता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वन नेशन वन स्टैंडर्ड। अभी क्या हुआ है कि आपके भारतीय रेलवे का जो अनुसंधान है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, BIS के एक राष्ट्र एक मानक मिशन के अंतर्गत आपका मानक विकास संगठन घोषित होने वाला एक आपका पहला संस्थान बन गया। सबसे पहले समझना, वन नेशन वन स्टैंडर्ड है क्या, ये कॉन्सेप्ट है किसका, BIS का। किसका स्टैंडर्ड है, BIS का है। और इस स्टैंडर्ड को पाने वाला आपका मानक विकास संगठन कहलाएगा। और ये ऐसा संगठन को पहला टैग मिला है आपका रेलवे का, जिसका आपका रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये मेनली कॉन्सेप्ट आया गया था कि आपका WTO के जो कॉन्सेप्ट पे लाया गया था, ताकि आपके जो मानक हैं वो आपके एक राष्ट्र के लिए एक ही हो। ठीक है, मानक आपके क्षेत्र के अनुसार बदले ना, ऐसी समस्या ना आ सके, क्योंकि WTO भी इस चीज़ को प्रमोट करता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हों। ठीक है, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तभी आएंगे जब उसको राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया जाएगा, लागू किया जा सकेगा। ठीक है, मानकों को निर्धारण करने के बजाय कि एक उत्पाद के लिए एक मानक दस्तावेज पे बल दिया जाता था। BIS एकमात्र राष्ट्रीय निकाय जो इन मानकों का क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, वैसे तो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी और भी लोग खाद्य पदार्थों का, ऐसे आपके ऑटोमोबाइल के लिए भी अलग है, लेकिन आपको मेनली जो आपका BIS क्या करता है, इन सब चीज़ों में काम करता है। एक आती है आपकी हॉल मार्किंग। हॉल मार्किंग क्या होती है बच्चों, जब भी आप कोई सोने का आप गहना लेने जाते हो, आभूषण लेने जाते हो, तो पीछे एक टैग लगा होता है। ठीक है, उसमें से क्या किया गया है कि करीबन आपके 14, 18 और 22, ठीक है, इन पे क्या किया जाएगा, एक टैग लगाया जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या रही थी, ये आपकी प्रमाणित करने वाली आपकी स्वैच्छिक थी, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको यदि के आपके सोने के आभूषण बेचने हैं तो वहां पे आपको टैग लगाना होगा। ठीक है, भारत में मानकीकरण की बहुत सारी पहले चलाई जा रही हैं। मानकीकरण, देखो मानकीकरण का मतलब एक मानक स्थापित करना। एक चीज बताओ कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, वहां पे यदि कोई ग्रीन टैग होता है, तो ग्रीन टैग का मतलब क्या होगा कि उसमें अंडा नहीं मिला, पूरी तरह प्योर वेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों के मन में एक भरोसा पैदा होता है, ये इसीलिए मानक लाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मानकीकरण की कई पहले लाई गई हैं, आपकी राष्ट्रीय रणनीति लाई गई है। ठीक है, प्लस आपकी जो पहचान पहल लाई गई। ठीक है, हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के तहत भी इन सब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई। और सारी आपकी भी मानक आपकी व्यवस्था की जा रही है। जैसे आपको याद रखो कि
ISI मार्क किसका है? आपका BIS का है, BIS मार्क BIS का है। FPO आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ठीक है। प्लस आपका जैविक प्रमाणीकरण एपीडा है। एग मार्क आपका विपणन निरीक्षण निदेशालय। इसके विवरण के बारे में हल्का सा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज कौन जारी करता है इस पर ज़्यादा फोकस मैंने रखा है। एक बात और आपसे कहना था कि जो आपके जो हाउसिंग बैंकिंग कंपनीज होती हैं, इनको रेगुलेट, मैंने एक बहुत पहले एक पॉइंट मुझे याद आ गया, जो आपकी हाउसिंग बैंकिंग आपकी जो कंपनीज होती हैं, इनका जो रेगुलेशन होता है वो आपका RBI करता है, ना कि आपका NHB करता है। NHB की वर्तमान में पूरा स्वामित्व किसके पास है, आप मुझे बता सकते हैं? NHB जो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है, इसका स्वामित्व किसके पास है? RBI के पास है या फिर गवर्नमेंट के पास है? ठीक है, ये आप मुझे बताना जरूर। अब आ जाता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन न्यूज़। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पहला आ जाता है आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए अभी क्या हो रहा है कि आपका जो EPFO है, उसने यहाँ पे क्या किया गया है, उसने बताया कि अवसंरचना के विकास को समर्थन प्रदान करने होते AIF में 5% तक का क्या किया जा सकता है, निवेश कर सकता है। ठीक है, उसमें मतलब श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि जो EPFO क्या कर सकता है, अवसंरचना निर्माण के लिए इतना निवेश कर सकता है। वास्तव में आपका देखो, एक होता है इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंड होते हैं जो उस कैटेगरी में नहीं होते, उनको अलग रखा जाता है। इनकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में वेंचर फंड आते हैं, दूसरे में आपके इक्विटी फंड आते हैं, तीसरे में आपके हेज फंड आते हैं। तीसरी कैटेगरी तो बहुत ही खतरनाक होती है, इसमें फंड पता भी नहीं हो पाता कि फंड आ तो रहा है लेकिन उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, उनको तीसरे में रख दिया जाता है। अब आ जाता है आपका एस्क्रो अकाउंट। देखो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, आपको एक ऐसी जगह आपका ट्रस्ट, देखो एक बात समझना कि जैसे आप एक बैंक, एक क्षेत्र है R, एक है B, एक है बाई। बाई क्षेत्र क्या कहता है कि देखो मुझे R क्षेत्र में जाके पैसा लेना है, तो वहां पे जो बैंक होगा B, वो बोलेगा ठीक है आप इसको पैसा दे दो, जिम्मेदारी मैं ले रहा। तो यहाँ पे जो ये होता है आपका एस्क्रो अकाउंट। यदि आपका ये R को पैसा बाई चुकाने में असफल हो जाता है, जिसने जिम्मेदारी ली थी उससे पैसा ले लिया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका एस्क्रो अकाउंट होता है। तीसरे पक्ष के इसमें बात में रखा गया था कि वो पैसा कलेक्ट किया जा सकता है, इसलिए आता है। अब आ जाता है रिकोशे प्रभाव। रिकोशे प्रभाव ये है कि आपको पता है जब मंदी का समय आया तो आपको पता है कि वर्तमान हालात आपके जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की मदद कर रहे हैं। एक संबंध रखा गया कि हो सकता है कि विकसित देश मदद करते करते इतने पीछे ना हो जाए कि उनके ऊपर ही नकारात्मक प्रभाव आ जाए, इसको बोला जाता है रिकोशे प्रभाव। एक होता है एंकर निवेशक। एंकर निवेशक मेनली आपके वो निवेशक होते हैं जो आपकी शुरुआत में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये मतलब जो आपके जब शुरुआत से कोई आपका मतलब स्टार्टअप शुरू होता है उस समय ये लोग पैसा देते हैं, इनको एंकर निवेशक कहा जाता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से न्यूज़ में रहे, पहला आपका नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंसिंग सिस्टम, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। 2 बातें याद रखना, RBI हाल ही में इसका क्या बना है, मेंबर बना है। ठीक है, ये आपके विश्व के केंद्रीय और बैंक और पर्यवेक्षक समूह का है, जो कि आपके पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा आता है आपका इन्फोर्स कॉन्टैक्ट पोर्टल। अभी क्या किया जा रहा है, अभी इसका ये आपके न्याय विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी व्यापार में क्या करना है, सुगमता लाना है, जो आपकी कानूनी जो आपकी पहुंच आपके वाणिज्यिक कानूनों के लिए उसको बेहतर करना है। दूसरा है आपका टैक्स से इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये आपका भूटान का TIWP कार्यक्रम भारत के साथ साझेदारी में शुरुआत किया गया। सबसे पहले समझिए ये कार्यक्रम आपके 2 के द्वारा चलाया जा रहा है, UNDP और OECD। इसका मुख्य उद्देश्य है जो आपके विकासशील देशों में कर प्रशासन को आपकी जो उसकी परीक्षा है उसके ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देना है। अभी भारत और भूटान भी इसको मिलकर इस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपका बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये आपकी सेबी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इसने बताया गया कि किस प्रकार से जो वर्तमान हालात हैं, तो इस प्रकार से याद रखना है कि रिपोर्ट किसकी, सेबी की है, कि किस प्रकार से आपके जो उन जोखिमों को देखना है। ठीक है, प्रशासन, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया। इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हो सकता है आज आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी, आसपास बैकग्राउंड है। देखो मैं बैकग्राउंड का इंतजार करता तो ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाता। लेक्चर जल्दी देना है, तो इसलिए आप लोगों को मैनेज करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।